बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है एलन डिजिटल में। हमारी इस उड़ान सीरीज में अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी के पार्ट 1, 2, 3 डिस्कस किए हैं। आई होप सो आपने उसको एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। उसी के कंटिन्यूशन में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट 4। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले 3 पार्ट्स में देखा है कि हमने आपके लिए प्रोबेबिलिटी के सब टॉपिक वाइज कैटेगराइज करके दिया है कि कौन से सब टॉपिक से पिछले 5 सालों में क्या क्या वेटेज रहा है। तो ये वेटेज हम पिछले 3 सीरीज में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। वापस देख लीजिए, कॉम्बिटोरियल प्रॉब्लम्स, कंडीशनल, एडिशनल, जितना भी सब टॉपिक्स हैं, इसके 5 सालों में क्या क्या वेटेज रहा है ये हमने आपके लिए एनालिसिस कर कर हम लेकर आए थे। ठीक, अभी तक हमने पार्ट 1, 2, 3 में क्या पढ़ा है भाई। पार्ट 1 में हमने कॉम्बिटोरियल प्रॉब्लम डिस्कस करी थी। पार्ट 2 में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम, एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम और ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी डिस्कस करी थी। करेक्ट। पार्ट 3 में हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स और बेस थ्योरम डिस्कस करी थी। पार्ट 4 में आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों, आज हम बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और 3 इवेंट प्रॉब्लम्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम से। तो जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है देखते हैं। लेट अ रैंडम वेरिएबल x हैव अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 8। आपको मीन 8 दिया हुआ है, वेरिएंस आपको 4 दिया हुआ है। ये आपसे कुछ दिया हुआ है डाटा और यहाँ से आपको k की वैल्यू पूछनी है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, बट फॉर्मूला में याद होनी चाहिए मीन का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, NP इज योर मीन। NP की वैल्यू 8 दे रखी है। N आपको पता है नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। P इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड Q इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, NP आपको 8 दिया हुआ है। वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, NPQ होता है। वेरिएंस आपको कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। Q पता है हमें, फेलियर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होती है। क्या करें हम, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हमें n की वैल्यू तो पता होनी चाहिए अगर हमें x लेस देन 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दें। हमें एक्चुअली p और q भी नहीं पता है, तो यहाँ से हम p और q निकालते हैं। दोनों को डिवाइड करेंगे तो बच्चों यहाँ से 1/q की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। तो दिस इम्प्लाइज q इज योर 1/2। ठीक है, Q 1/2 है तो P भी बच्चों क्या होता है, ये 1 - Q होता है। तो ये वैल्यू भी आपकी 1/2 आ जाएगी। करेक्ट बात, Q हाफ है और P भी हाफ है आपका। ठीक, P आ गया, Q आ गया। P को यहाँ हाफ डाल देंगे, N की वैल्यू भी आ गई क्या भाई, N = 16। 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, हमने तीनों चीजें निकाल ली हैं। अब आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, P प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2। इसका मतलब P when x is 0 प्लस P when x equals to 1 प्लस P when x equals to 2। सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करना है। n कितना है आपका 16C0। अब डायरेक्ट हम P और Q की प्रोबेबिलिटी सेम है तो वहां पे क्या लिखते हैं हम, NCR, P की पावर n-r, Q की पावर r। तो यहाँ P और Q बराबर है तो हम डायरेक्ट ही लिख दें क्या, इट्स 1/2 की पावर 16। करेक्ट, दिस इज 16C1 1/2 की पावर 16 प्लस 16C2 1/2 की पावर 16। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, टाइम बचाना भी हम एग्जाम में, सारा काम लिखने में ही टाइम सारा हमें खराब नहीं करना है। तो हमें ध्यान होना चाहिए जहां P और Q सेम आ रहे हैं आप वहां डायरेक्ट लिखें, क्योंकि दोनों का सम आपका n ही होता है। 1/2 की पावर 16 बाहर निकाल लें, 16C0 1, 16C1 16 प्लस 16C2 कितना होगा भाई, 16 × 15/2। ये कैंसिल आउट हो गया, 8 इसको आप मल्टीप्लाई करें, ऐड करेंगे तो आएगा ये 137/2 की पावर 16। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। चेक करते हैं, ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर। आपको कुछ नहीं करना है, वहां से ऐड करना है और आंसर लिखना है। ठीक है, अब देखिए मेंस 2019 का क्वेश्चन है और कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, अप्लाई करना है और गेम खत्म है। ठीक है, तो जो बच्चों को प्रोबेबिलिटी से डर होता है कि नहीं प्रोबेबिलिटी बहुत टफ है, ये है, अभी तक आपने देखा होगा
एक दो तीन चार क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी सब क्वेश्चंस कितने प्यार से होते हैं, बस हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वर्कशॉप देयर आर 5 machines and the probability of any one of them be out of service on the day is 1/4। ठीक है, एक वर्कशॉप में 5 machines है और वो आउट ऑफ सर्विस हो जाए एक डे पे, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है, यानी क्यों मुझे क्या दिया हुआ है भाई, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/4 दी हुई है, तो आपका पी कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। If the probability that at most 2 machines will be out of service on the same day is this, then k is equals to। अब आपको क्या निकालना है, at most 2 machines मेरी आउट ऑफ सर्विस हो जाए। ठीक है, तो यानी P एक भी मशीन आउट ऑफ सर्विस नहीं होनी चाहिए, प्लस P एक मशीन मेरी आउट ऑफ सर्विस हो जाए, प्लस P प्रोबेबिलिटी जब 2 मशीन मेरी आउट ऑफ सर्विस हो जाए। ठीक है, एटमोस्ट 2 मशीन्स हैं। तो पहला कितने हैं, हमारी 5 मशीन्स हैं, 5C0 3/4 की पावर 5, करेक्ट। एक भी मशीन आउट ऑफ सर्विस नहीं है, एक मशीन आउट ऑफ सर्विस है तो 5 में से एक मशीन सेलेक्ट करी, एक आउट ऑफ सर्विस है तो ये 1/4 और 3/4 की पावर 4, करेक्ट। प्लस 2 मशीन आउट ऑफ सर्विस है, 5C2 1/4 की पावर 2 और 3/4 की पावर 3, करेक्ट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं, फॉर्मूला बेस है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 4 की पावर 5 सब में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 4 की पावर 5 क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है, और ऊपर से हम 3 की पावर 3 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से तो 3 की पावर 3 लिया और यहाँ से हमने 4 की पावर 5 ले लिया। ठीक, यहाँ पे कितना बचा, 5C0 वैल्यू 1 और यहाँ से 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर को हम 9 लिख दें, प्लस 5C1 की वैल्यू 5 और यहाँ सर एक 3 हमारा बचेगा तो 5 3 जा 15, प्लस यहाँ से आपका 3 की पावर 3 पूरा आ चुका है, ये आ गया। तो 5C2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 10 होती है। ठीक, सॉल्व करें इसको, कितना आ रहा है, 3 की पावर 3। अब आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 3 की पावर 3, 3/4 की पावर 3, तो यहाँ पे हम 3/4 की पावर 3 तो क्रिएट कर देते हैं, इसको तो हम अलग लिख लेते हैं, और इसको यहाँ 1/4 का स्क्वायर 4 × 4 अलग लिख लिया। यहाँ से वैल्यू कितनी आई बच्चों, 15, 25 और 9 बताएं, 34। ठीक है, 34 ही आएगा ना भाई। ठीक है, कैंसिल आउट कर दें, 2 2 जा 17। तो ये देखो ये वैल्यू मेरी, ये वाली पूरी वैल्यू कितनी हो गई भाई, ये वैल्यू मेरी k हो गई। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 17/8। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन है भाई, 17/8 इज माय करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं, आंसर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई बात समझ में, फॉर्मूले अच्छे से समझ में आने चाहिए और क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। कभी हमें लगता है कि एक बार में क्लियर नहीं है तो हमें थोड़े पेशेंस के साथ क्वेश्चन को 1-2 बार अच्छे से रीड करना चाहिए। ठीक है, हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए पेपर में। चलिए मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 fair dice are thrown independently 27 times। ठीक है, 4 डाइस को हमने थ्रो किया है 27 टाइम्स, देन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स एटलीस्ट 2 डाई शो अप 3 और 5। ठीक है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स निकालना है हमें कि कम से कम 2 डाइस 3 और 5 शो करें। ठीक, तो यहाँ पे मेरी जो सक्सेस की रेट है बच्चों, डाइस पे 3 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, 3 और 5। ठीक है, तो 3 और 5 की हो गई वैल्यू 2/6, यानी ये वैल्यू हो गई आपकी 1/3। ठीक, Q क्या हो जाएगा भाई, 1 - 1/3 यानी 2/3, करेक्ट। P आ गया, Q आ गया। कितनी बार डाइस थ्रो करिए, 4 बार। एटलीस्ट 2 डाई शो अप, कम से कम 2 डाई शो करनी चाहिए, और 4 बार, 4 हमारी ट्रायल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड इवेंट आपका जो है कि एटलीस्ट 2 बार होना चाहिए। तो देखिए 4 में से या तो सारी ही डाई मेरी
4C 4, सारी ही डाई मेरी क्या शो करे 3 और 5, और P की पावर 4 प्लस 4 में से कोई 3 डाई शो कर दे, एटलीस्ट 2, ठीक है, हाँ 3, तो P की पावर 3 Q प्लस 4C2 P की पावर 2 Q2, ठीक है, कम से कम 2, 3 या 4, इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं होगा। अब बच्चों बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है। 4C4 कितना हो गया 1 हो गया, P की पावर 4 इज योर 1/3 की पावर 4 प्लस 4C3 इज योर 4, इट्स योर 1/3 की पावर 3, और Q कितना था हमारा बच्चों 2/3 प्लस 4C2 कितना होगा 4 इंटू 3 6, 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर, इसी की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो 1/3 की पावर 4 सब में ही कॉमन है, बाहर निकाल लें, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। यहां से तो 1 बचा, यहां से आपका ये गया 4 2 8 बचा, यहां से आपका 4 और 6 24 बचा, ठीक। अब क्या करना है आपको, डाइस आपका अच्छा 27 टाइम्स इंडिपेंडेंटली हुआ है, पहले इसकी वैल्यू निकाल देते हैं अपन, तो ये वैल्यू आपकी आएगी बच्चों 33/3 की पावर 4, ठीक। अभी कितना बोल रहे हैं 27 टाइम्स, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स पूछा है तो 27 निकाल लेते हैं। NP पूछा है आपसे, N कितना है आपका बच्चों, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स NP होता है, कितना है N आपका 27 टाइम्स करा है आपने, तो 27 इंटू 33 इंटू 3 की पावर 4, यानी हम 9 इंटू 9 लिख देते हैं, 9 3 27, 3 3 9, और ये वैल्यू 3 से कैंसिल आउट होकर ये वैल्यू हो जाएगी 11, यानी आपकी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स कितना आ जाएगा, हम 11 टाइम्स हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज माय करेक्ट आंसर, 11 इज माय करेक्ट आंसर। देखते हैं 11, ठीक है, आई बात समझ में। देखा 2020 का क्वेश्चन है, फॉर्मूला यूज किया है, और इससे ज्यादा हमने कुछ यूज नहीं किया है, सिर्फ जो खेल है वो लैंग्वेज का है। लैंग्वेज हमें क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक। आगे बढ़े, कोई डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A student appear in an examination consisting of 8 true false type question। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए, स्टूडेंट गेस द आंसर विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ट्रू की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है और फॉल्स की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, इक्वल प्रोबेबिलिटी बोला हुआ है। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग एटलीस्ट n करेक्ट आंसर इज लेस देन हाफ। हमें उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि n करेक्ट आंसर की जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस देन हाफ होगी, तो n की मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक। तो पहले तो हम बता देते हैं कि हमारा सक्सेस रेट भी हमारा हाफ है और Q भी हमारा हाफ है, ट्रू और फॉल्स इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ दे रहा है। अब क्या बोल रहा है वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग एटलीस्ट n करेक्ट आंसर, उसने 8 n करेक्ट आंसर देने हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं, देखिए एटलीस्ट n है, यानी n या n से ज्यादा, तो हमने बोला यहाँ पे 8 में से सपोज उसने n आंसर करेक्ट करे, तो उसकी क्या सॉरी 8cn, और यहाँ पे दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो हाफ की पावर यहाँ 8 लिख दूं क्या मैं, इससे पहले भी ये बात समझाई थी, P और Q की अलग अलग ना लिख के हम डायरेक्टली लिखेंगे, हमारा टाइम सेव होगा। 8 में से n क्वेश्चन करेक्ट करे, अब मैंने बोला 8 में से उसने n+1 क्वेश्चन करेक्ट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यही होगी। 8 में से उसने n+2 क्वेश्चन करेक्ट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी भी यही होगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, प्लस 8 के 8 ही सही कर दिए उसने, 1/2 की पावर 8, और ये बोला है उसने दिस प्रोबेबिलिटी इज लेस देन हाफ, ये प्रोबेबिलिटी लेस देन हाफ है, ठीक। क्या करें, यहां से 2 की पावर 8 कॉमन निकाल लें, और 2 की पावर 8 कॉमन निकालने के साथ उस 2 की पावर 8 को हम उधर भेज देंगे, तो वहां कितना बचेगा मेरा 2 की पावर 7, यहाँ क्या बचा मेरा 8cn प्लस 8c
n+1 प्लस 8c8 लेस देन 2 की पावर 7। आ गई बात समझ में? 2 की पावर 8 है, उधर एक कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कौन सा क्वेश्चन बन गया है ये? प्रोबेबिलिटी तो यहाँ तक खत्म हो गई। अब बात आती है बाइनोमियल की। बाइनोमियल में हम इस तरह की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते थे? यहाँ पे क्या करूं मैं, एक टर्म ये जोड़ दूं क्या, 8c0 प्लस 8c1 कहां तक, 8cn-1 तक। इस चीज को मैं ऐड भी कर दूं और इसी चीज को मैं सब्ट्रैक्ट भी कर दूं, हाँ या ना? ऐसे ही करते थे हम सॉल्व। ध्यान आया नहीं आया? बाइनोमियल, इसको हमने ऐड भी किया है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट भी किया है। तो ऊपर वाली बच्चों क्या बन गई, सीरीज बन गई। इसका आंसर क्या होता है भाई, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCn, 2 की पावर n होता है। तो ये कितना बन गया हमारा, 2 की पावर 8 माइनस कितना बना ये, 8c0 प्लस 8c1 प्लस कहाँ तक, 8cn-1। ये वैल्यू आपकी लेस देन 2 की पावर 7 है। चलिए इधर माइनस करते हैं, 2 की पावर 7 कॉमन लेंगे, 2 - 1 1, तो इधर क्या बच जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितना होता है हमारा, 128। तो आप इसको ऐसा करिए, रुकिए, एट सी 0 प्लस 8c1 प्लस 8cn-1, ये वैल्यू आपकी ग्रेटर होनी चाहिए 128 के। चलिए यहाँ तक तो इजी कैलकुलेशन थी, हमने कर लिया। एक बस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट काम आया है बाइनोमियल का, वो हमने यूज कर लिया। अब क्या करें, n भी अननोन है, n की एक एक ऐसे वैल्यू डाल के देखेंगे क्या। ये तो बात समझ में आ गई। 128 कैसे लिखा है बच्चों, 2 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 7 करेंगे तो 128 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 7 कॉमन ले लें आप, तो 2 - 1 1। अब क्या करें, अब इसको जो करने का तरीका है, यहाँ पर एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, जो आगे हो सकता है हमसे और किसी क्वेश्चन में भी वो चीज काम आ जाए, कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमें एक एक वैल्यू डाल के देखनी पड़ेगी। देखो 8c0 की वैल्यू कितनी आती है आपकी 1, 8c1 कितना है आपका 1 8, 8c2 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 8 × 7/2, 7 4 28। ठीक, 8c3 देखिए, यहाँ पे चेक करते हैं हम, 8c3 8 × 7 × 6 × 3 × 2, ये कैंसिल आउट हो गया, 7 8 56। 8c4 चेक करते हैं हम। ठीक, 8c4 इज योर 8 × 7 × 6 × 5 अपॉन 4 × 3 × 2, ये 6 कैंसिल हो गया है, 4 2 8, तो कितना हो गया 10, ये वैल्यू हो गई आपकी 70। ठीक, ये वैल्यू हो गई 70। पर आप बोलोगे ऐसा कब तक करते रहेंगे, ऐसा हम भाई कब तक भी नहीं करेंगे, हम यहीं पे स्टॉप होके एक बार इनका सम देखेंगे। ठीक, सम देखो यहाँ पे 56 5 6 7 80, ये सम देखो, ये वैल्यू आपकी 128 से बढ़ी जा रही है। एक रफ कैलकुलेशन करी है मैंने, एग्जैक्ट नहीं करी है, अप्रॉक्स देख लो, 70 और 5 120, 120 और 140 तो ऐसे ही एक्सीड हो रहा है। यानी मैं बोलूंगी जो n-1 की वैल्यू हमने कहाँ तक सॉल्व किया, अगर हम यहाँ पे 3 तक सॉल्व करते तो 3 तक सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बड़ी नहीं आ रही है। ठीक है, इसका सम आपका 128 से छोटा है, पर जैसे ही हमने फोर्थ वैल्यू की वैल्यू डाली तो ये वैल्यू आपकी एक्सीड कर गई। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि n-1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए। या तो हम 4 ले लें तो ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर जाएगी, और 4 से बड़े पे तो करेगी ही सही। ठीक है, n-1 की वैल्यू, तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए। यस और नो? तो आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, लीस्ट वैल्यू ऑफ n बोल रहा है, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n कितनी आ गई मेरी 5। ठीक है, तो 5 इज माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन है यस, ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। चेक करते हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक, आ गई बात समझ में?
थोड़ा सा बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे हमें थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके देखना है। बाकी क्वेश्चन हो चुका है हमारा, सिर्फ थोड़ी क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें एग्जाम में समझनी है। चलिए आगे बढ़े। चलिए, let x be a random variable having binomial distribution b 7p। अब हमें ध्यान होना चाहिए कि जो भी नोटेशंस आते हैं ये n, p के फॉर्म में आते हैं, यानी n की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, यहाँ पे 7 दी हुई है। एक रिलेशन दिया हुआ है, सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस पूछा है। अब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैं वही कहती हूँ पेपर में हमेशा ऐसे लड्डू जरूर होते हैं जो हमें उठा के खा लेने चाहिए, जहां पे पूरे मार्क्स आते हैं बिना किसी का दिमाग यूज करे। ठीक है, बस n की वैल्यू वहां पे यूज करनी है, हमें 7 दी हुई है। क्या दिया हुआ है आपको, x इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 5p x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 3, n वैल्यू 7 है, 7c3। अब आप बोलोगे p3 q कितना आ जाएगा आपका 4 इक्वल्स टू 5 इंटू 7c4 p4q3। ठीक, यही इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। बेटा देखो 7c3 7c4 दोनों की वैल्यू इक्वल होंगी, यहां से p3 गया, ये गया, q4 गया, ये बचा, तो यहां से हमारा बचा है q अपॉन p इक्वल्स टू 5। अब क्या करें भाई, q मुझे पता है कि 1 माइनस p होता है, 1 माइनस p इक्वल्स टू 5p 6p, तो p की वैल्यू आ गई आपकी 1/6 और q की वैल्यू आ गई आपकी 5/6। हाँ या ना, ये बात समझ में आई। ये दो रिजल्ट, q क्या होता है आपका 1 माइनस p होता है, मैंने यहाँ पे q को 1 माइनस p कर दिया, पूरी इक्वेशन p में आ गई, p की वैल्यू निकल गई, q की वैल्यू निकल गई। मीन और वेरिएंस निकालने हैं। मीन क्या होता है भाई हमारा, np होता है मीन, n कितना है आपका 7 इंटू 1/6, और वेरिएंस क्या होता है आपका npq मीन 7 इंटू 1/6 इंटू 5/6। सम पूछा है तो 7/6 प्लस 7 5 35/36 ऐड कर लो भाई, 36 एलसीएम ले लो, 42 प्लस 35 कितना आ गया हमारा, ये 77/36। सम पूछा है आपसे। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है, देखते हैं। ऑप्शन सी इज माय करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर से पेपर में ढूंढिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में ढूंढिए और स्कोर करिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अ डाई बी रोल्ड n टाइम्स, एक डाई को n टाइम्स रोल किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर 7 टाइम्स, यानी ऑड नंबर की 7 टाइम्स आने की प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर के 9 टाइम्स आने की प्रोबेबिलिटी के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर 7 टाइम्स इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ही है, ऑड नंबर 9 टाइम्स। ठीक, 7 टाइम्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, n बार nc 7, 1 अपॉन 2 की पावर 7, 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 7। ठीक, और 9 टाइम्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, nc 9, 1 अपॉन 2 की पावर 9 और 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 9। हाफ हाफ क्यों लिया बेटा, इवन और ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हमारी, हाफ हाफ होती है। करेक्ट। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यूज की 1/2 की पावर n आ जाएगा, यहाँ से भी 1/2 की पावर n हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यूज आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। आपकी जो आंसर बच रहा है nc 7 इक्वल्स टू nc 9 बच रहा है।
इसको यूज करते हुए हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों का सम हो गई तो n की वैल्यू कितने 16, यानी n की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 16 आ गई, करेक्ट। अब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ट्वाइस, इवन नंबर दो बार आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब तो बहुत हो गया इजी मेरे लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर 2 टाइम्स n चाहिए था, यहाँ पे n ही अननोन था हमारा, 16c2 1/2 की पावर 2। अब तो n की दिक्कत ही नहीं है, तो सीधे 1/2 की पावर 16 ही लिख दूं क्या, ठीक है। यहाँ पे तो अलग अलग था इसलिए ऐसा लिखना पड़ा था। अब आपको इस फॉर्मेट में लेकर आना है क्वेश्चन को, इस फॉर्मेट में लेकर आ रहे हैं तो 16 इंटू 15/2, और यहाँ पे भी 1/2 की पावर 15 है, तो बेटा एक 2 यहाँ से और ले लूँ मैं और 1/2 की पावर 15 लिख दे, तो यही वैल्यू क्या है मेरी k है। इसी फॉर्मेट में लेके आए, इसको सॉल्व कर लो, 4 तो 16 4 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 15 4 जा 60, तो यहां से आपकी वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू 60, तो यही वैल्यू क्या है आपकी k, और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू आपकी 60 आ रही है। तो ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर। चेक करते हैं, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। सिर्फ यहाँ पे बाइनोमियल अभी तक हमने जो जज किया है वो ये क्या है कि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है, बाकी क्वेश्चन हमसे इजीली होने वाला है, ठीक है। देखिए 23 का क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे तो बाइनोमियल हमारा खत्म हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। रेंडम वेरिएबल x हैज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो डंडा आ गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई है, पहले इस चीज को समझना पड़ेगा भाई पूछ क्या रहा है, ठीक है। ये हमसे जो पूछ रहा है P1 x लेस देन 4 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दूं मैं, क्या होता है हमारा 1 लेस देन x लेस देन 4 का इंटरसेक्शन किसके साथ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी a बाय b क्या होती है, यही होती है a इंटरसेक्शन b, x इज लेस देन इक्वल टू 2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, ठीक है। अब x 1 से 4 के बीच में और यहाँ पे x 2 से छोटा है, 2 या 2 से छोटा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा बच्चों, अच्छे से सोचो, देखो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 2 ही आएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ पे इसके इंटरवल में x की वैल्यू 2 है या 3 है, 3 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, सिर्फ 2 ही इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो इनका इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू 2 ही आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, p x इक्वल्स टू 0 प्लस p x इक्वल्स टू 1 प्लस p x इक्वल्स टू 2, करेक्ट। 2 पे देख लो भाई टेबल में से वैल्यू कितनी आ रही है 4k, यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालने की कोई नीड नहीं है, k प्लस 2k प्लस 4k, k प्लस 2k प्लस 4k, 4 5 6 7, k से k कैंसिल आउट हो गया, 4/7 मेरा आंसर मिल गया। क्या पूछ रहा है, इसी की वैल्यू पूछ रहा है, 4/7, ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, अब ऐसे क्वेश्चन तो पूरा स्कोर करना बनता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल, ठीक है। यानी मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी दी हुई है, यहाँ पे 3/4 दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी हो जाएगी भाई 1/4, ठीक, 3 टाइम्स दी हुई है। दिस कॉइन इज टॉस्ड अंटिल अ हेड और 3 टेल अकर, इस कॉइन को तब तक टॉस करते हैं या तो हेड नहीं आ जाए या फिर 3 टेल नहीं आ जाए। इफ x डिनोट्स अ नंबर ऑफ टॉसेस देन द मीन ऑफ x, मीन ऑफ x निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें टेबल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी भाई। अगर हमने x को एक ही बार करा, अच्छा एक भी बार नहीं करेंगे तो कुछ काम नहीं चलेगा, यहाँ तो सीधा एक बार तो करना ही पड़ेगा मुझे,
ठीक है, एक करा मतलब क्या आया, मेरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये सिर्फ फंक्शन हुआ, मेरा हेड आया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बच्चों, 3/4। ठीक, मैंने 2 बार कॉइन को टॉस किया, 2 बार में भी मेरे को क्या नंबर ऑफ टॉसेस, और कब तक करना है, मैं हेड या टेल नहीं आ जाए। तो पहला अगर हेड आ गया तो पहला तो हेड चलेगा नहीं, क्योंकि मेरे को टॉस 2 बार करना है, तो सेकंड टाइम में मेरा हेड आना चाहिए, यानी पहला टेल आना चाहिए और दूसरा हेड आना चाहिए। ये बात समझ में आई? हम पहला हेड नहीं लिख सकते, पहला हेड लिखेंगे तो केस 1 हो जाएगा, हम वहीं पे जीत जाएंगे। पहला टेल और दूसरा हेड, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4 इंटू 3/4। ठीक, अब मैंने कॉइन को 3 बार टॉस किया, 3 बार टॉस किया, तो बच्चों यहाँ पे क्या केस बनेंगे, पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए और तीसरे पे भी टेल आ जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि 3 बार टेल आ जाएगा तो भी हम स्टॉप हो जाएंगे, तो हम स्टॉप हो गए। प्लस ऐसा भी तो हो सकता है ये टेल और यहाँ पर हेड आ जाता तो भी मैं स्टॉप हो जाती। उनकी कंडीशन ही है या तो हेड आए या 3 बार टेल आए, तो इसमें 3 केसेस बने हैं, तो 3 आने पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखो टेल 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 यानी 1/4 का क्यूब, प्लस टेल टेल हेड यानी 1/4 इंटू 1/4 इंटू 3/4, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। अब मुझे क्या करना है, इसका मीन निकालना है। मीन बच्चों आपको आता होगा निकालना, x बार क्या करते हैं, x इंटू प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू 3/4 यानी 3/4 प्लस 2 इंटू 3/16, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 8 यानी 3/8 प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर देखिए 3, इस वैल्यू को सॉल्व कर लें हम अलग से, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 क्यूब नीचे आ जाएगा, एलसीएम और यहाँ से 3 और यहाँ से 1 तो 4, तो ये वैल्यू आपकी 1/16 आ रही है। तो यहाँ पे 3 इंटू 1/16 लिख दूं मैं, एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, तो 4 मतलब यहाँ पे 12 प्लस 6 प्लस 3, आंसर बताइए, इट्स 21/16 है क्या भाई ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज माय करेक्ट ऑप्शन। चेक करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, देखिए यहाँ पे टिक कर देते हैं हम, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आ गई बात समझ में, सिर्फ यहाँ पे हमें ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना बच्चों, मीन कैसे निकालते हैं, टेबल तो बन गई पर मीन हम भूल गए, तो क्वेश्चन के मार्क्स यहीं पे लेफ्ट आउट हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें सब छोटी छोटी चीजें ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए हो गया, उस क्वेश्चन की बात खत्म हो गई। चलिए, तो यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम्स खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है 3 इवेंट्स प्रॉब्लम। ठीक, क्वेश्चन देखने में तो बड़ा भारी भरकम लगता है, देखते छोड़ने की इच्छा करती है, पर ऐसा नहीं है, पेशेंस से अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो देखिएगा भी कितना अच्छे से सॉल्व करते हैं इजीली हम। लेट देयर आर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट। सबसे पहले बात तो इस वर्ड को हमेशा अंडरलाइन कर लो पेपर में, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, E1 E2 E3, probability that only E1 occur is alpha, only E2 occur is beta, only E3 occur is gamma, and P denotes the probability of none of the event occur। अब भाई ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी में अभी भी किसी को डाउट है क्या? हम पिछले तीनों सेशन से ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी की बात करते आ रहे हैं। अब तो मेरे हिसाब से एकदम क्लिक होना चाहिए कि ओनली ए का मतलब क्या होता है। 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, इन दोनों को सेटिस्फाई करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी कुछ पूछा है हमसे, ठीक है, और सारी प्रोबेबिलिटीज हमने बोला 0 से 1 में होती है, इसकी बात बाद में करेंगे। ठीक, पहले जो दिया हुआ है वो लेते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 को हमने P मान लिया, P1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 को हमने क्या मान लिया, P2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 मान लिया हमने P3, ठीक है। अब आधे बच्चे बोलेंगे अरे मैम अल्फा दिया हुआ है, अल्फा क्यों नहीं माना? अरे भाई अल्फा ओनली E1 का दिया हुआ है, E1 का नहीं दिया हुआ।
अब ओनली E1 और E1 में डिफरेंस है कि नहीं है? जिन्होंने इनसे पहले वाले सेशन दिए होंगे उन बच्चों को तो बहुत क्लियर हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि सब बच्चों का ये डाउट आएगा, अरे मैम आपने अल्फा की जगह P1 क्यों लिख दिया, अल्फा गिवन है, बट वो अल्फा अलग गिवन है। अब वो कैसे गिवन है, अब मैं आपको बताती हूँ। ओनली E1, ओनली E1 का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है, बहुत सारे बच्चे आंसर दे देंगे E1 इंटरसेक्शन E2, E2 नहीं, इंटरसेक्शन E3 भी नहीं, यही वैल्यू होती है हमारी ओनली E1। ये वैल्यू अल्फा है, ये वैल्यू अल्फा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सुंदर लिख देते हैं, आ गई बात समझ में। ओनली E2, अब ओनली E2 पे आते हैं हम। ओनली E2 क्या लिखेंगे, ओनली E2 को E1 नहीं, E2 इंटरसेक्शन E3 भी नहीं, ये वैल्यू क्या हो गई भाई, क्या गिवन है मुझे, बीटा। थर्ड ओनली E3, ओनली E3 क्या होगा, अब तो आप आराम से बता देंगे, E1 भी नहीं, इंटरसेक्शन E2 भी नहीं, इंटरसेक्शन E3, ये वैल्यू दी हुई है आपको गामा। नन ऑफ द इवेंट अकर, इसकी प्रोबेबिलिटी P है, नन ऑफ द इवेंट अकर इज E1 नहीं, इंटरसेक्शन E2 नहीं, इंटरसेक्शन E3 भी नहीं, ये वैल्यू दी हुई है आपको P, ठीक। अब इसको हम आगे एक्सटेंड कर दें क्या, अब क्या करें, अब मैम ये अल्फा बीटा गामा की ये वैल्यू डालेंगे क्या यहाँ पे, बिल्कुल नहीं डालेंगे। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अरे भाई यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिया हुआ है, वर्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स याद आया, A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू PA इंटू PB, ये भी हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स में सीखा था, वही यूज करेंगे। PE1 इंटू P क्या लिखेंगे, E2 बार इंटू PE3 बार, तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या ली थी मैंने, P1, तो ये तो हो गई वैल्यू P1, E2 बार इज 1 माइनस P2, E3 बार इज 1 माइनस P3, बार में यही करते हैं ना अपन, 1 में से माइनस कर देते हैं। यहां तक ये बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आ गई, यानी पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, इसके आगे कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, आई क्या बात समझ में। फिर से रिपीट कर देती हूं एक बार, ये प्रोबेबिलिटी सिंपली E1 है, E1 मतलब E1 का इंटरसेक्शन E2 नहीं, इंटरसेक्शन E3 भी नहीं, ये वैल्यू अल्फा दी हुई है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोला गया है, E1 E2 E3 इंडिपेंडेंट है यानी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या होगी, PA इंटू PB इंटू PC, वही चीज हमने यहाँ लिखी है। P E1 की वैल्यू P1 हमने मानी थी, P E2 बार यानी E2 नहीं 1 माइनस P2, और E3 भी नहीं यानी 1 माइनस P3, हो गई बात खत्म अल्फा की। तो बीटा की भी ऐसे ही खत्म कर देते हैं बात, E1 नहीं यानी 1 माइनस P1, P2 1 माइनस P3, सिमिलरली गामा क्या है, 1 माइनस P1 1 माइनस P2, इट्स P3, और बेचारा ये P, ये तो तीनों ही नहीं, तो भाई 1 माइनस P1 1 माइनस P2 और 1 माइनस P3, हो गया गेम खत्म। कैसे खत्म कि मैम कहाँ खत्म, अभी तो बहुत कुछ पूछा है। अरे भाई हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस दी हुई हैं, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, इन दोनों इक्वेशन में हमें अल्फा बीटा की वैल्यू और P की वैल्यू पुट करेंगे, रिलेशन आएगा। आपसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E3। अब यहाँ ओनली E1 और ओनली E3 नहीं है, क्या है ये, आपने जो माना था ये पूछा गया है, ये वैल्यू तो है P1 और ये वैल्यू है आपकी P3, यानी आपको क्या निकालना है, आपको जो निकालना है वो आपको P1 अपॉन P3 निकालना है। आई बात समझ में, ओनली और इस वर्ड में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा माइनस 2 बीटा P, अल्फा माइनस 2 बीटा P इक्वल्स टू क्या था भाई, इक्वल्स टू अल्फा बीटा, वैल्यू पुट कर दें। अल्फा की क्या थी हमारी वैल्यू यहाँ पे, P1 1 माइनस P2 1 माइनस P3
माइनस 2 बीटा, बीटा की वैल्यू क्या थी हमारी 1 माइनस P1 P2 1 माइनस P3, करेक्ट। P से मल्टीप्लाई किया है, इस P से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं P से यहाँ डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। P1 1 माइनस P2 1 माइनस P3, अल्फा इंटू बीटा है बेटा, तो बीटा क्या था हमारा 1 माइनस P1 1 इट्स P2 और 1 माइनस P3, और ये वैल्यू P है, ठीक है। इस P को मैं यहाँ ले आऊंगी डिनोमिनेटर में। P क्या था हमारा 1 माइनस P1 1 माइनस P2 और 1 माइनस P3, करेक्ट। देख लीजिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 1 माइनस P1 1 माइनस P1 1 माइनस P2 1 माइनस P2 1 माइनस P3 1 माइनस P3, और यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या 1 माइनस P3, देखिए यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ रहा है और एक बार वहां पर है, तो हम इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या। तो यहाँ तो मेरा बच जाएगा सिर्फ वैल्यू P1 P2, और यहाँ पर वैल्यू ये कैंसिल आउट हो जाएगी और ये वाली भी कैंसिल आउट हो जाएगी। आ गई बात समझ में। यहाँ पे क्या बचेगा, मल्टीप्लाई करते हैं हम, यहाँ पे P1 माइनस P1 P2 माइनस 2 P2 माइनस प्लस 2 P1 P2 इक्वल्स टू P1 P2। अब देखिए यहाँ पे इसको P1 P2 को सॉल्व करेंगे हम इन तीनों को, तो तीनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। 2 P1 P2 कैंसिल आउट हो गया, बच्चा क्या है यहाँ से रिलेशन P1 इक्वल्स टू 2P2, एक रिलेशन यहाँ से बन गया, ठीक। इसी तरह जो हमारा एक और इक्वेशन दी हुई है बीटा माइनस 3 गामा P इक्वल्स टू 2 बीटा गामा, बीटा माइनस 3 गामा P इक्वल्स टू 2 बीटा गामा, 2 बीटा गामा ही था ना भाई, ठीक है। अब हमें यहाँ पे भी इस इक्वेशन को भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रही हूँ बच्चों, ठीक है, आप फटाफट से करो, 2 मिनट का टाइम है, सेम कैलकुलेशन होगी, हर चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक सिंपल सी इक्वेशन बनेगी और रिलेशन आ जाएगा। क्या आएगा बताओ जल्दी से, जल्दी फास्ट एकदम। बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू, पी की वैल्यू, बीटा और गामा की वैल्यू पुट कर देंगे, जल्दी बताइए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रिलेशन आएगा P2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स P3 आ जाएगा, ठीक है। एक रिलेशन ये आ गया है, एक रिलेशन ये आ गया है, दोनों रिलेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे यहां से P2 की वैल्यू रख देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी P1 इक्वल्स टू 6 P3, और आपसे क्वेश्चन में P1 अपॉन P3 ही पूछा है, तो ये वैल्यू हो गई 6। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई क्या बात समझ में। मेयरली कैलकुलेशन है, देखने में क्वेश्चन थोड़ा बल्कि लग रहा है हमें, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, बट फिर से वही बात, पेशेंस से काम लेंगे तो काम होगा। क्लियर है, आ गया सबका ये वाला रिलेशन। नहीं आया है तो एक बार वापस अपनी कैलकुलेशन चेक करें और ये रिलेशन लेकर आए, उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, आ चुका है 6 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमें लगता है आपको इस सेशन, जो प्रोबेबिलिटी के सेशन 1 2 3 4 हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, उससे आपकी प्रोबेबिलिटी की तैयारियां बहुत अच्छे से हो पाएंगी, बहुत अच्छे से आप प्रोबेबिलिटी को क्रैक करके आएंगे एग्जाम में, यही हमारी उम्मीद है। अब कोशिश जब पक्की होती है तो बेटा सफलता की उम्र लंबी होती है। अगर आप कोशिश पक्की करेंगे ना किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में काम करने की, तो उस चीज़ को आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे और आपकी जो सक्सेस रेट है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। चलिए, ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।